राकेश ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। 5 साल से बेरोजगार, बीवी की बीमारी और 2 बच्चों का पेट पालने की फिक्र ने उसे मजबूर कर दिया कि वो इस नौकरी को कबूल करे। पुरानी सूती कपड़े की फैक्ट्री जो शहर के बाहरी इलाके में वीरान पड़ी थी पिछले 10 सालों से। देखो राकेश मियाँ, ठेकेदार मुकेश ने कहा था काम आसान है, बस रात को चौकीदारी करनी है, कोई झंझट नहीं, 5,000 महीना नकद। लेकिन यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा, राकेश ने पूछा था, चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए। फैक्ट्री की इमारत काली पड़ चुके थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर काई जम चुके थे। अरे मालिक ने फिर से शुरू करने का सोचा है, पहले चौकीदार चाहिए, फिर मजदूर लगेंगे, मुकेश ने जल्दी से जवाब दिया। राकेश की आंखों में सीधा नहीं देखते हुए राकेश को शक हुआ, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने उसके सारे सवालों को दबा दिया। पहली रात जब राकेश ने फैक्ट्री में कदम रखा तो एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में उतर गई। बाहर अप्रैल की गर्मी थी, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा था जैसे जनवरी की सर्दी हो। उसने अपनी बनियान को और कसकर पहना और मेन हॉल में दाखिल हुआ। फैक्ट्री का मेन हॉल बेहद बड़ा था। छत इतनी ऊंची थी कि राकेश की टॉर्च की रोशनी वहां तक पहुंच नहीं पा रही थे। पुरानी मशीनें, कताई की मशीनें, बुनाई की मशीनें सब जंग खाकर खड़े थे, जैसे किसी कब्रिस्तान में मजार। जमीन पर कपड़े के टुकड़े, टूटे हुए औजार और धूल की मोटी परत जमी थे। राकेश ने अपना छोटा सा बैग चौकीदार के कमरे में रखा। एक टूटी हुई कुर्सी और एक लकड़ी की मेज वाला छोटा सा कमरा। उसने अपना टिफिन निकाला, थर्मस में से चाय का कप भरा और बाहर गश्त लगाने निकल गया। रात के 10 बज चुके थे। फैक्ट्री के चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। राकेश ने अपनी टॉर्च की रोशनी में फैक्ट्री के हर कोने को देखा। पूर्वी हिस्से में गोदाम था, जहां कभी कच्चा माल रखा जाता होगा। पश्चिमी हिस्से में ऑफिस थे, मैनेजर का, अकाउंटेंट का, सुपरवाइजर का। जब राकेश ऑफिस वाले हिस्से में पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस अंधेरा और खामोशी। बस दिमाग का वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन वो एहसास खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कई बार उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। रात के 12 बजे राकेश वापस अपने कमरे में आया। उसके माथे पर पसीना था, हालांकि ठंड वैसी ही थी। उसने चाय का एक और कप बनाया और कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी, मशीन की आवाज, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो। राकेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उठाई और दरवाजे से बाहर झांका। आवाज मेन हॉल से आ रहे थे। धीरे धीरे राकेश मेन हॉल की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, टॉर्च की रोशनी लड़खड़ा रही थी। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, आवाज बंद हो गई। सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। राकेश ने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। सब कुछ वैसा ही था। मशीनें वैसी ही खड़ी थी, बेजान, जंग खाई हुई। कोई है?
राकेश की आवाज कांप रहे थे। कोई जवाब नहीं। उसने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ हो या फिर बाहर से कोई आवाज आई हो। वो वापस अपने कमरे में लौटा, लेकिन अब नींद उससे कोसों दूर थे। बाकी रात राकेश ने बैठे बैठे गुजारी, हर छोटी सी आवाज पर चौंकते हुए। सुबह के 6 बजे जब पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई तो उसे थोड़ी तसल्ली मिली। मुकेश सुबह 7:30 बजे आया। कैसी रही रात? उसने पूछा। ठीक थे, राकेश ने झूठ बोला। बस थोड़ी अजीब सी जगह है। मुकेश ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिन कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई। राकेश हर रात फैक्ट्री में आता, गश्त लगाता और सुबह घर चला जाता, लेकिन वो एहसास कि कोई देख रहा है वो हमेशा रहता। चौथी रात को राकेश ने फैसला किया कि वो फैक्ट्री के हर कोने को अच्छी तरह से देखेगा। अगर यहाँ कोई है तो उसे ढूंढना होगा। उसने अपनी टॉर्च ली और सबसे ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर राकेश ने देखा कि यहाँ कभी मजदूरों की रिहाइश हुआ करते थे। छोटे छोटे कमरे, टूटे हुए बिस्तर, फटे हुए गद्दे। एक कमरे में उसने दीवार पर कुछ लिखा देखा। टॉर्च की रोशनी में उसने पढ़ा, यहाँ से भागो, ये जगह शापित है। राकेश का खून ठंडा हो गया। उसने और करीब से देखा। लिखावट कांपती हुई थी, जैसे किसी ने बहुत डर में लिखा हो। उसी कमरे में कोने में उसे कुछ और मिला, एक पुरानी डायरी। राकेश ने डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर धूल जमे थे। उसने पहला पन्ना खोला। 15 अगस्त साल 2014। मेरा नाम सुरेश है। मैं इस फैक्ट्री में सुपरवाइज़र हूँ। कल रात मुझे अजीब आवाज़ें सुनाई दी, मशीनों की आवाज़, जबकि सारी मशीनें बंद थीं। राकेश ने अगला पन्ना पलटा। 18 अगस्त साल 2014। आवाज़ें रोज़ आती हैं। मैनेजर साहब कहते हैं कि मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जो सुना वो असली था। कल रात मैंने देखा भी एक साया मेन हॉल में, जैसे कोई औरत सफ़ेद साड़ी में। 22 अगस्त। मुझे सच पता चल गया। 10 साल पहले 2004 में यहाँ एक हादसा हुआ था। एक मजदूर औरत, नाम था सविता देवी, मशीन में फंस गई थी। उसकी मौत बहुत तकलीफदेह हुई। मालिक ने सब कुछ दबा दिया, पुलिस को पैसे दिए, उसके परिवार को कुछ नहीं मिला। अब मुझे समझ आया, वो आवाज़ें, वो साया सविता देवी की रूह है। वो इंसाफ मांग रही है। 25 अगस्त। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। कल रात उसने मुझे देखा। उसकी आंखें, भगवान, वो आंखें खून से लाल, और वो चीख, वो भयानक थी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ। ये फैक्ट्री शापित है। सविता देवी की रूह यहाँ भटक रही है और वो हर उस आदमी से बदला लेना चाहती है जो इस फैक्ट्री से जुड़ा है। डायरी खत्म हो गई। राकेश के हाथ से डायरी छूट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे याद आया कि मुकेश ने कभी नहीं बताया कि यहाँ के पहले चौकीदार का क्या हुआ, या फिर वो सुपरवाइज़र सुरेश का क्या हुआ। तभी नीचे से आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ तेज़ थी, बहुत तेज़। और फिर एक औरत की चीख, इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक कि राकेश के कान फटने लगे।
राकेश सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो बाहर निकल आएगा। टॉर्च की रोशनी लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मेन हॉल में पहुंचकर राकेश रुक गया। एक औरत खड़ी थी, उसकी पीठ राकेश की तरफ थे। सफेद साड़ी जो जगह जगह से फटी हुई थे और खून से सने थे। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे जमीन तक। मशीन, वही पुरानी कताई की मशीन चल रही थी, लेकिन कैसे? यहाँ तो बिजली भी नहीं थे। औरत धीरे धीरे मुड़ी। राकेश चीखना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। सविता देवी का चेहरा आधा तो औरत का था, सुंदर लेकिन दुखी, और आधा चेहरा कुचला हुआ था जैसे किसी मशीन में फंसा हो। एक आंख मामूली थी, दूसरी बाहर निकली हुई और खून से भरी। तुम भी उन्हीं में से हो? उसकी आवाज आई, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। आवाज सीधा राकेश के दिमाग में गूंज रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो बस एक चौकीदार हूं, मुझे कुछ नहीं पता था। राकेश किड़किड़ाया। चौकीदार, सुपरवाइजर, मालिक, सब एक जैसे हैं। सबने मुझे बुला दिया, मेरी मौत को दबा दिया। सविता देवी ने एक कदम आगे बढ़ाया। राकेश पीछे हटा। मैं रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। सविता देवी हंसी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। इंसाफ? 10 साल बाद मेरे बच्चे भूखे मर गए, मेरा पति पागल होकर मर गया, और तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे? मैं वादा करता हूं, मैं सबको बताऊंगा। मैं पुलिस में रिपोर्ट तक करूंगा। बहुत देर हो चुकी है। सविता देवी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, नाखून बड़े और नुकीले। राकेश भागा। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। पीछे से सविता देवी की आवाज आई, अब और भी करीब। तुम यहां से नहीं जा सकते, जैसे मैं यहां से नहीं जा सकती। राकेश ने खिड़की की तरफ देखा। वो टूटी हुई थी, शायद वहां से निकल सके। उसने खिड़की की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो गिर गया मुंह के बल। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसका पैर हिल नहीं रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ रखा हो। सविता देवी उसके करीब आ रहे थे, धीरे धीरे। हर कदम के साथ मशीन की आवाज और तेज होती जा रहे थे। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बीवी बीमार है, मेरे बच्चे हैं। राकेश रो रहा था। सविता देवी रुक गई। उसके चेहरे पर सामान्य वाले हिस्से पर एक पल के लिए दुख दिखाई दिया। मेरे भी बच्चे थे, उसने कहा, और उसकी आवाज में दर्द था। तुम्हें पता है, मेरा बेटा राजू 7 साल का था, बेटी प्रिया 5 साल की। जब मैं मरी तो वो बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरी चीख सुनी। तुम्हें पता है कि एक बच्चे के लिए कैसा होता है, अपनी माँ की मौत की चीख सुनना? राकेश कुछ नहीं बोला। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मालिक ने मुझे नहीं बचाया, सविता देवी ने जारी रखा। वो वहीं खड़ा था। उसने मुझे मरते देखा और फिर उसने
मेरे परिवार को पैसे देने से मना कर दिया। कहा कि ये अपनी ही गलती से मरी है। मैं उस मालिक को नहीं जानता, मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं, राकेश ने कहा। सविता देवी ने राकेश के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी। तुम सच बोल रहे हो, उसने कहा। तुम्हारी आंखों में वो झूठ नहीं जो उन दूसरों में था। राकेश का पैर छूट गया। वो धीरे धीरे उठा, लेकिन भागा नहीं। मुझे बताओ, राकेश ने कहा अपनी हिम्मत जुटाते हुए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? सविता देवी ने राकेश को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई। मेरी कहानी, मेरी मौत की सच्चाई, उसे दुनिया के सामने लाओ। मेरे बच्चों को उनका हक दिलाओ, और सबसे जरूरी, उसने एक गहरी सांस ली। मेरा अंतिम संस्कार करवाओ। मेरी लाश अभी भी फैक्ट्री के तहखाने में दबी है। मालिक ने उसे छुपा दिया था। राकेश को यकीन नहीं हो रहा था। तहखाना? मुझे तो कोई तहखाना नहीं दिखा। गोदाम के पीछे वहां एक दीवार है जो थोड़ी अलग दिखती है। उसके पीछे तहखाने की सीढ़ियां हैं। राकेश ने हिम्मत की और पूछा, और मालिक वो कहाँ है? सविता देवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। रमेश अग्रवाल, वो अब शहर का बड़ा व्यापारी है। उसने मेरे खून के पैसों से अपना कारोबार बढ़ाया। उसे भी सजा मिलनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, राकेश ने वादा किया। लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दो। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? सविता देवी ने सोचा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने धोखा दिया, अगर तुम भाग गए, तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, चाहे तुम कहीं भी रहो। राकेश ने सिर हिलाया। सविता देवी गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। मशीन की आवाज बंद हो गई और फैक्ट्री फिर से खामोश हो गई। राकेश कुछ देर वहीं खड़ा रहा, अपने दिल की धड़कन को सामान्य होने का इंतजार करते हुए। फिर धीरे धीरे वो गोदाम की तरफ बढ़ा। गोदाम के पीछे, ठीक जैसा सविता देवी ने बताया था, एक दीवार थी जो बाकी दीवारों से थोड़ी अलग दिखती थी। ईंटें नई थीं, हालांकि उन पर भी 10 साल की धूल जमी थी। राकेश ने एक लोहे की रॉड उठाई और दीवार पर मारना शुरू किया। ईंटें टूट गई। आधे घंटे की मेहनत के बाद दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। राकेश ने अपनी टॉर्च अंदर की ओर की। सीढ़ियां थीं नीचे की तरफ जाती हुई। उसने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों पर कदम रखा। तहखाना छोटा था लेकिन बहुत ठंडा। और फिर कोने में राकेश ने देखा एक कंकाल, सफेद साड़ी के फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ। पास में एक टूटा हुआ आईडी कार्ड पड़ा था। सविता देवी, मजदूर नंबर 247। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। इस औरत को यहाँ 10 साल तक अकेले छोड़ दिया गया था, बिना किसी अंतिम संस्कार के, बिना किसी सम्मान के। उसने फौरन अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। अगले 2 दिन बहुत उथल पुथल भरे रहे। पुलिस ने फैक्ट्री को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम आई, कंकाल को निकाला। मीडिया ने पूरी कहानी कवर की। राकेश ने पुलिस को सब कुछ बताया। सुरेश की डायरी, सविता देवी से मुलाकात। हालांकि पुलिस ने इस हिस्से पर यकीन नहीं किया। और तहखाने की खोज। पुलिस ने पुरानी फाइलें खंगाली और पाया कि 2004 में सच में एक हादसा हुआ था, लेकिन उसे दुर्घटना बताकर बात को बंद कर दिया गया था।
पैसों का लेन देन भी हुआ था। रमेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में उसने सब कुछ नकारा, लेकिन जब सबूत सामने आए, बैंक ट्रांजैक्शन, पुराने कर्मचारियों के बयान, तो उसे कबूल करना पड़ा। वो बस एक मजदूर थी, अग्रवाल ने कोर्ट में कहा, कोई शर्म या पछतावा नहीं दिखाते हुए। मैंने क्या किया जो गलत था? मैंने अपने बिजनेस को बचाया। इस बयान ने पूरे देश को हिला दिया। मीडिया ने अग्रवाल को दानव बताया। सोशल मीडिया पर भी उसकी बहुत बुराई हुई। राकेश ने सविता देवी के बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद उसने पता लगाया कि राजू और प्रिया अनाथालय में पले बड़े थे। राजू अब 17 साल का और प्रिया 15 साल की। जब राकेश उनसे मिला और उन्हें सच्चाई बताई तो दोनों रोने लगे। हम हमेशा से जानते थे कि हमारी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है, राजू ने कहा, लेकिन किसी ने हमें कुछ बताया नहीं। राकेश ने उनकी मदद की। कानूनी लड़ाई लड़ने में एक वकील ने प्रो बोनो मुफ्त में केस लिया। कोर्ट ने अग्रवाल को 10 साल की सजा सुनाई और सविता देवी के बच्चों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। और फिर सबसे ज़रूरी हिस्सा, सविता देवी का अंतिम संस्कार। राकेश ने सारा इंतज़ाम किया, पंडित बुलाएं, सभी रस्में पूरी की। राजू ने अपनी माँ को अग्नि दी, आंसुओं के साथ, लेकिन दिल में एक तसल्ली के साथ कि आखिरकार उनकी माँ को शांति मिलेगी। उस रात राकेश आखिरी बार फैक्ट्री में गया। मेन हॉल में वो खड़ा रहा, खामोशी में, और फिर उसने महसूस किया एक हल्की सी छुअन, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और शुक्रिया कहा हो। आवाज़ सविता देवी की थी, लेकिन इस बार इसमें दर्द नहीं था, इसमें एक शांति थी। राकेश ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था, बस हल्की सी रोशनी जो धीरे धीरे गायब हो गई। फैक्ट्री में फिर कभी कोई आवाज़ नहीं आई, फिर कभी कोई साया नहीं दिखा। सविता देवी को आखिरकार उसकी शांति मिल ही गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।